गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और घर पर रह करके अपनी योजना के अनुसार तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि हमारी जो फोर्थ बुक चल रही है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और उसका फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हमने उस दिन पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, उसके क्या मीनिंग है, उसको हमने डेफिनेशंस डिफाइन किया। व्हाट इज डेमोक्रेसी को डिफाइन किया हमने। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या हैं, उसकी मेरिट्स क्या हैं, उसकी डीमेरिट्स क्या हैं, और ये अदर फॉर्म्स गवर्नमेंट से किस प्रकार से बेस्ट है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एक अदर फॉर्म्स की गवर्नमेंट ले रहे हैं जो एग्जाम्पल के रूप में, वो कौन सी बेटा? डिक्टेटरशिप, तानाशाही। डिक्टेटरशिप की बात करें, इसको डिफाइन करें तो डिक्टेटरशिप इज द रूल ऑफ वन पर्सन। देखिए डिक्टेटरशिप मींस एक व्यक्ति का शासन या और अथवा ए ग्रुप ऑफ पर्संस, एक लोगों के समूह का शासन, हु आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन, जो किसी के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल्स गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट होती है और अकाउंटेबल्स गवर्नमेंट होती है, क्योंकि उसे अपने पीपल्स, अपने जो सिटीजन्स के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल्स होती है। लेकिन एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में जो डिक्टेटर होता है वो बेटा किसी के प्रति क्या नहीं होता है? रिस्पॉन्सिबल्स नहीं होता है, क्योंकि वो अपने फोर्स, अपनी ताकत के बल पर, उसके हाथ में क्या होती है बेटा? पावर होती है, और उस पावर का वो बेटा अपने वे में, अपने तरीके से किसी भी रूप में यूज कर सकता है, और उसे किसी भी प्रकार से जनता को कोई जवाब देना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको किसने नहीं चुना है? जनता ने नहीं चुना है। वो एक इलेक्टेड रूलर नहीं है, उसने अपने बल और ताकत के आधार पर पूरी सत्ता या पूरी पावर्स अपने हाथ में ले ली है। इस वजह से वो जैसे चाहे वैसे निर्णय ले सकता है, वो किसी के प्रति क्या नहीं है? रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है, उसमें बेटा आगे हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें दिख रहा है इसकी विशेषताओं से बेस्ड ऑन द फिजिकल फोर्स। देखिए डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट होती है वो फिजिकल फोर्स पर क्या होती है? आधारित होती है। जैसे हम आज बात करते हैं नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है, तो वहां पर जो डिक्टेटर है बेटा उसने अपने सभी, जैसे हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी, यहां तक कि आर्मी या कम्युनिकेशंस जैसे सभी सोर्स पर उसका क्या है? कंट्रोल है। उसके विदाउट परमिशन कोई किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकता है, सिर्फ निर्णय लेने का अधिकार उस एक व्यक्ति विशेष के पास है। इस प्रकार से ये पूरी तरह से फिजिकल फोर्स पर क्या होती है? डिपेंड करती है। इसमें अब्सोल्यूट द पावर्स, जो आपने पढ़ा था कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें जो गवर्नमेंट होती है उसके पावर्स का क्या किया जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया जाता है, सभी की सभी पावर्स क्या होती हैं? केंद्रित होती हैं, एक व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ पर्संस के हाथों में होती है। यहाँ पर पावर्स का डिवाइडेशन से नहीं होता है। तो यहाँ इसकी विशेषता में एक ये भी हो सकता है कि अब्सोल्यूट ऑफ द पावर्स, फेथ ऑफ वॉलियंस। देखिए बेटा यहाँ पर ये हिंसा पर विश्वास रखती है कि अगर हमें उस पूरे एरिया पर कंट्रोल रखना है तो लोगों के अंदर उस शासक या उस लोगों का क्या होना चाहिए? डर या भय होना चाहिए, जिससे वो उसके हर प्रकार के डिसीजंस को मानने के लिए क्या हो? एग्री हो। अगर नहीं मानते हैं तो बेटा बलपूर्वक उनको इस निर्णय को मानने के लिए क्या किया जाता है? विवश किया जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है वो वॉलियंस पर आधारित होती है। नो राइट्स, बेटा हमने पढ़ा था कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में किसी भी टाइप्स के कोई राइट्स नहीं दिए जाते हैं। सिटीजन्स के पास कोई किसी प्रकार का कोई राइट्स नहीं होता है। यहां तक कि कम्युनिकेशंस, कंट्रोल द कम्युनिकेशंस ऑल टाइप्स, किसी भी टाइप्स के मास कम्युनिकेशंस हो या पर्सनल कम्युनिकेशंस हो, सभी पर डिक्टेटर गवर्नमेंट का क्या होता है? कंट्रोल होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं बेटा? अपने कम्युनिकेशंस का संचालन करते हैं। नो इक्वलिटी, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में किसी प्रकार की कोई इक्वलिटी नहीं होती है। जो डिक्टेटर होता है या उसके जो हम बात करते हैं फेथफुल्स, जो पर्सन्स होते हैं, उनके पास पावर्स अधिक होती है। यहाँ पर जो इक्वलिटी का कोई राइट्स नहीं होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स में डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट की, ये बेटा फिजिकल फोर्स पर आधारित होती है। यहाँ पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया जाता है। ये वॉलियंस पर आधारित होती है। सिटीजन्स के पास कोई किसी प्रकार के कोई राइट्स नहीं होते हैं।
यहाँ तक कि बेटा कम्युनिकेशन पर टोटल क्या होता है, कंट्रोल होता है और सभी को इक्वल राइट्स नहीं होते हैं। फिर भी इस टाइप की गवर्नमेंट की कुछ मेरिट्स हैं। अगर मेरिट्स पर हम आए तो बेटा इसमें देखते हैं स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। और इस वजह से यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के पास अधिक पावर होने की वजह से डिसीजंस बेटा अच्छे से लिया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स क्या होता है, पावरफुल होता है। इसमें साथ में ये इमरजेंसी के दौरान अगर हम बात करते हैं, अगर देश किसी प्रकार की इमरजेंसी को फेस कर रहा है तो उस समय सबसे जो बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की वो कौन सी है बेटा, डिक्टेटरशिप से, यूजफुल इन इमरजेंसी। दूसरा हम बात करते हैं प्रोग्रेस। अगर आज हम बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में कंपेयर करें इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, तो बेटा उसके बदले में इकोनॉमिक प्रोग्रेस इस टाइप्स की गवर्नमेंट के जो नेशंस हैं उनमें ज्यादा है। इस वजह से ये एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट भी कह सकते हैं और लेस एक्सपेंसिव, और ये कम खर्चीली सरकार होती है, क्योंकि इसमें डिसीजन लेने का प्रक्रिया हो, इसमें इलेक्शन पर इस तरह के कोई प्रोसेस नहीं होता है। इस वजह से ये लेस एक्सपेंसिव क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं इसकी काफी मेरिट्स है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, यूजफुल इन इमरजेंसी, प्रोग्रेस और लेस एक्सपेंसिव। इसके डीमेरिट्स में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा हैं। जो आपके डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के जितने भी जो मेरिट्स हैं वो इसके क्या हैं, डीमेरिट्स हैं। मीन्स इसमें लोगों का कोई शासन नहीं होता है, लोगों के पास किसी प्रकार के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, मास कम्युनिकेशन के साधन पर टोटल क्या होता है, कंट्रोल होता है, साथ में जुडिशरी इंडिपेंडेंस नहीं होती है, लोगों के पास राइट टू वोट्स का अधिकार नहीं होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या अपने रूलर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे इसमें देखा जाए तो ऐसी बहुत सी क्या इसकी डीमेरिट्स हैं। तो मीन्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मेरिट्स हैं वो इसकी क्या हैं, डीमेरिट्स हैं। आपकी बुक में इसमें समझाने के लिए विभिन्न देशों से कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इनमें से पाकिस्तान का दिया गया एक तो बेटा पाकिस्तान में 1999 में जो परवेज मुशर्रफ हैं जो जनरल मिलिट्री के, उन्होंने बेटा यहाँ पर मिलिट्री रूल्स इंप्लीमेंट कर दिया और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया और वो वहां का क्या बन गया, डिक्टेटर बन गया परवेज मुशर्रफ। और यहाँ को जैसे ही वो बेटा वहां का रूलर बना तो उसने सबसे पहले 2002 में एक रेफरेंडम्स बेटा पास किया, जिसके माध्यम से बेटा उन्होंने क्या किया कि जो वो उस देश का क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। और प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया, जिसके माध्यम से प्रेसिडेंट की पावर्स को क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो हम क्या कहें, अगर उस समय 1999 से 2002 या भी हम बात करते हैं 4 तक पाकिस्तान में क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी? नहीं, वहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि परवेज मुशर्रफ वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे। उन्होंने फिजिकल फोर्स के आधार पर बेटा हम बात करते हैं सारी की सारी जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं वो अपने हाथ में ले ली थी। इसी प्रकार से चीन की बात करते हैं तो चीन में भी बेटा अगर हम बात करते हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चीन में इलेक्शंस आफ्टर 5 इयर्स होते हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की विशेषता होती है कि वहां पर चुनाव हो, और चुनाव तो होते हैं यहाँ पर प्रत्येक 5 वर्ष बाद, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव होते हैं उसमें सिर्फ एक पार्टी, कौन सी बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइना की कौन सी बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके जो अलायंस जो पार्टीज हैं 8, उन्हीं को बेटा चुनाव में पार्टिसिपेट करने की क्या है, परमिशन से। अदर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ चुनाव में भाग नहीं ले सकती हैं। इसके जो पार्लियामेंट है बेटा नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसमें बेटा लगभग 3000 पीपल्स को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ भी बेटा इसमें इलेक्शंस में वही लोग खड़े हो सकते हैं जो बेटा इस पार्टी के क्या हो, मेंबर्स हो, कम्युनिस्ट पार्टी के। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वही बेटा प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीन है वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम रूल्स है। मैक्सिको की बात करें तो बेटा मैक्सिको ने 1930 मीन्स 1930 में एक इंडिपेंडेंस कंट्री बना था, लेकिन इलेक्शन यहाँ पर बेटा एवरी 6 इयर्स आफ्टर मीन्स 6 वर्ष बाद यहाँ क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। लेकिन इन चुनाव में अगर हम बात करते हैं तो बेटा लगातार एक ही पार्टी क्या सत्ता में बनी हुई है, वो कौन सी, PRI, इंस्टीट्यूशनली रिवोल्यूशनरी पार्टी। यही पार्टी लगातार सत्ता में बनी हुई है, ये गलत तरीके से लगातार क्या कर रही है, चुनाव जीत रही है। तो इस प्रकार से यहाँ भी एक देखा जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं।
जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे बेटा व्हाइट मिनोरिटीज गवर्नमेंट से 1980 में इंडिपेंडेंस कंट्री बना, और यहाँ पर जानो पीएफ जो पार्टी है वो एक बेटा रिवोल्यूशनरी पार्टी थी, और उसके नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनी। जानो पीएफ जो पार्टी के जो मेन लीडर्स थे रॉबर्ट मुगाबे, वो वहां के क्या बने बेटा, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट बने। लेकिन मुगाबे भी रेगुलर यहाँ पर बेटा गलत तरीके से चुनाव जीत रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार से आपकी बुक में दिया गया बेटा सऊदी अरब में वुमेन्स को अभी तक राइट टू वोट्स का अधिकार नहीं दिया गया है, एक ऐसा कंट्री है। जबकि हम बात करते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो विशेषता क्या होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज की विशेषता होती है। इस्टोनिया की बात करें तो यहाँ पर जो सिटीजनशिप जो रूल्स है वो सभी के लिए इक्वल नहीं है। यहाँ पर बेटा हम बात करते हैं रशियंस मिनोरिटीज जो सिटीजन्स हैं उनको बेटा डिफरेंट टाइप्स की डिफिकल्टीज क्या करनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है। जबकि फिजी में बात करें तो यहाँ भी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट टू वोट्स का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां पर राइट टू वोट्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग सिटीजन्स के आधार पर क्या की गई है, निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी वहां पर बेटा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो इसी के साथ ही चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर चुका हूं, और बेटा इसको याद करें और समझें। ये चैप्टर आपको 10th में भी काम आने वाला है। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन्स, उसको हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।